मैं अब वो पहले भी पता नहीं रिकॉर्डिंग मैंने प्रेस की थी कि नहीं की थी, लेकिन वो तो बीच में बड़ी अब्रप्ट एंडिंग हुई तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं और वो सेव भी नहीं हुआ। वैसे वो ये है कि ये जूम वाले फाइल क्रिएट कर लेते हैं कि आप उसको बाद में अगर रिकॉर्डिंग ना भी आपने की हुई हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो वो तो बिल्कुल ही हमारा काम जाया चला गया। वो खैर मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि बहरहाल अभी एक आध बंदा ज़रा देख लिया करे कि अगर रिकॉर्डिंग ना हो रही हो तो मुझे बता दिया करें। मैं भी भूल जाता हूँ बाज़ दफ़ा। कुछ आज जो है वो गरज चमक भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो शायद उसकी वजह से सिग्नल्स का इशू है। यस सर। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट सी जो है वो इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी है। इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी जो है वो क्या होती है कि इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि फाइंड NPVs as NPV as per the normal as per the normal routine। और ये हमने पहले ही कैलकुलेट की हुई है। प्रोजेक्ट ए की जो एनपीवी थी, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी हमारे पास आई थी 2066 आई गेस। 679 2679। वो तो बी की नहीं थी। हाँ वो बी की थी, सॉरी बी की थी। तो ए की जो है वो 2066 और बी की जो है वो 2679। ये हमारे पास आ गई है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको अच्छा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पीवी ऑफ एनओटी का फार्मूला हम यूज करते हैं। पीवी इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई raised to the power minus n divided by I। और अच्छा, ये जो पीवी होती है ये बेसिकली हम इसको एनपीवी जो हमने कैलकुलेट की होती है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में जो हमने एनपीवी कैलकुलेट की हुई होती है ये बेसिकली वो होती है। और बाकी जो है वो हम आर कैलकुलेट करते हैं। जिस प्रोजेक्ट में आर ज़्यादा आता है वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा रिकमेंडेड प्रोजेक्ट होता है। तो ए के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ए की जो एनपीवी हमने कैलकुलेट की थी वो एनपीवी थी 2060 और आर जो है वो हमने करना है कैलकुलेट और वो हमें फिलहाल पता नहीं है, वही जो हमने कैलकुलेट करना है। और 1 माइनस 1 प्लस आई विच इज 1 प्लस आई विच इज 0.1 और रेज टू द पावर -2, क्योंकि एन की वो उसकी ए की लाइफ जो थी वो 2 थी, 2 इयर्स थी, तो ये 2 इयर्स ही रहेगी। जिसकी लाइफ 4 साल है उसको 4 साल रखना है, जिसकी लाइफ 2 साल है उसको 2 साल रखना है। तो ये वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 2066 is equal to R multiplied by 1.74 आ रही है सर। 1.74 और ये R अगर जब हमने कैलकुलेट करना होगा तो R would be 2066 divided by 1.74। आंसर क्या आ गया R का 119। और ये R जो है ये प्रोजेक्ट ए का है, तो इसको मैं RA लिख रहा हूँ। डबल वन हसन वैल्यू क्या आ रही है 90 1190। ठीक है। इसी तरह हम प्रोजेक्ट बी के लिए भी
हम कैलकुलेट इसको करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट I'm starting to hate this thing. अच्छा जी, प्रोजेक्ट बी के लिए यही वो हम स्टेप नंबर वन जो था हमने पहले से ही करके रखी हुई है। कैलकुलेट एनपीवी वो हमने पहले से ही करके रखी हुई है और वो थी 2679। और स्टेप 2 में हमने इसका कैलकुलेट करना है आर। स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है आर, तो पीवी इज इक्वल टू आर पीवी जो कि बेसिकली एनपीवी है, एनपीवी है आर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। अच्छा, तो एनपीवी जो है वो हमारे पास 2679 इज इक्वल टू आर जो कि हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है, और 1 माइनस सॉरी 1 minus 1.1 raised to the power minus 4 divided by 0.1. जी ये कितना आ गया? 3.17 सर। 3.17। यस सर। अच्छा, और जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो R would be 845 8004 8000 नहीं, ये क्या वैल्यू आ रही है? डिवाइड हो, सॉरी 845। हाँ 845। अब अगर आप देख लें तो दोनों जो आंसर, दोनों जो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स हमें डायरेक्ट एक ही तरफ कर रहे हैं, और वो डायरेक्शन क्या है कि प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना चाहिए। अगर दोनों को प्रोजेक्ट्स को अगर आप बराबर कर दें, दोनों को 4 साल पे ले जाएं, तो प्रोजेक्ट ए जो है वो ज़्यादा एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप दोनों को बराबर ना कर सकें और उसको EAA के तरीके से जो है वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, तो फिर भी प्रोजेक्ट ए ही बेहतर है। प्रोजेक्ट ए बेहतर क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट ए जो है वो प्रोजेक्ट बी की बनिस्बत पर ईयर वैल्यू जो है वो ज़्यादा दे रहा है। प्रोजेक्ट ए की पर ईयर वैल्यू ज़्यादा है, जबकि प्रोजेक्ट उसकी वैल्यू थी 1100 समथिंग, और प्रोजेक्ट बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो है 845। तो प्रोजेक्ट ए पर ईयर भी वैल्यू ज़्यादा दे रहा है, और अगर वो दोनों की लाइफ बराबर कर दें तो भी वो वैल्यू ज़्यादा ही देगा। तो इसका मतलब है कि डिसीजन क्या होनी चाहिए? डिसीजन कभी भी अगर लाइफ बराबर ना हो तो हमें कभी भी यानी प्रोजेक्ट्स को एनपीवी की बेस पे चूज या सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर है जी? जी। अच्छा, तो अब हम इस तरह करते हैं ये। अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं
कि क्वेश्चन 12, अच्छा पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस जो दिए थे वो सॉल्व किए आपने? सर लास्ट क्लास में तो आपने सिर्फ ये समझाया था और कुछ दिया तो नहीं था। क्वेश्चंस दिए थे MIRR, आपको मैंने वो करवाया था, वो MIRR के वो जो 11-14 दिया था 11 चैप्टर में से। हाँ 13 एक अभी दो, किया था, 14 दिया था। नहीं एक आध क्वेश्चन और भी दिया था लेकिन 11-20 और 11-20 और 21। जी जी जी। 14। तो ये उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी है कि आप लोगों ने नहीं दिया होगा। क्या मेरी उम्मीद गलत है या मैं सही उम्मीद लेके बैठा हूँ? बोल नहीं रहे हैं तो मैं खामोशी को रजामंदी ही ट्रीट कर लेता हूँ, और हमेशा की तरह जो है वो स्टूडेंट्स मेरी क्योंकि उम्मीद पे पूरा उतरते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम तक इसको अटेम्प्ट कर लें, और लेक्चर्स वगैरह जो आपको भेजे हुए हैं वो भी देख लिया करें। थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकाल लें। अभी वो असेसमेंट्स का पता लगा है ना, वो किसी ने ग्रुप में मेरा ख्याल है मैसेज किया हुआ भी है। जी यस सर। हाँ, तो अगर उसमें मैंने यही क्वेश्चंस दे दिए और 24 आवर्स हुए आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो फिर ठीक है। निकम्मे, सारे के सारे निकम्मे लोग हैं जितने भी हैं। अच्छा चलें, खैर वो क्वेश्चंस कीजिएगा, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो वो मुझसे पूछना है साथ साथ, ठीक है? ठीक ठीक है ठीक। अच्छा, तो फिर हम कोई उसकी कोई डेडलाइन वगैरह रख लें? सर। किसकी यही वो, असेसमेंट जो है उसकी हाँ जो या क्वेश्चन, क्वेश्चन? डेडलाइन भी फिर रख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आज है, मंडे तक मुझे सबमिट कर दें। असाइनमेंट देंगे आवाज कट सर रही का, है, आवाज बिल्कुल कट रही है, मुझे मतलब असेसमेंट के लिए कुछ भी समझ में सर। नहीं। और 14। ठीक है सर, जो लास्ट क्लास में दिए थे वो वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो चलिए हम आगे 3 क्वेश्चन जो सर दिए थे वही हमें रीड करने हैं, हाँ वही सर कह रहे मतलब हैं, वही कह रहे असेसमेंट। हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं वो असेसमेंट के लिए नहीं सर है। ये, अच्छा वो वैसी प्रैक्टिस के लिए। वैसे ही करने हैं, वो कह रहे हैं हाँ, मंडे तक करके ठीक है दिखाना। सर। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब हो नीट तो सकता ना है, करें ना सर, हम रफ पे हो, करें। हो सकता है कि फिर असेसमेंट में कोई एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी में से ही आ जाए, तो आपके लिए आसानी ठीक हो है सर, जाएगी। ठीक है, सही है। ठीक ठीक है है। सर। हाँ तो उसको कर लें, ताकि ये है कि हम फिर आगे चलते हैं। 12-14 है, बल्कि हम 12-14 जो है कॉटनर क्लोथ्स का है। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर दूं ताकि क्यों ऐसे जो है सिलेक्ट नहीं करना मेरे भाई। आ जाओ। अच्छा, अब इसमें जो हम थोड़ा सा बात को, हाँ, रिप्लेसमेंट एनालिसिस है। जब आप एक बिजनेस में जब आप एसेट को रिप्लेस करना चाहते हैं, कोई मशीन पुरानी हो गई है और आप उसकी जगह मशीन जो है वो कोई और मजीद परचेज करना चाहते हैं, तो जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है वो अगेन, जैसे अभी तक हमारे पास एनपीवी रहा है, तो रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट चेन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। कि जब एक मशीन कोई पुरानी हो गई और उसकी जगह आप मशीन रिप्लेस करके और कोई नई अगर आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसको रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट कहेंगे या रिप्लेसमेंट एनालिसिस कहेंगे। अब ये जो रिप्लेसमेंट है, ऑब्वियसली आप एक मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस डिसीजन, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी।
कि if we are investing something in our business, हमें अगर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट, और अगर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट भी रिकवर नहीं हो रही तो फिर ऑब्वियसली हम कहेंगे कि यार ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है और हमें इसको चूज़ नहीं करना चाहिए। तो जब यहाँ पे भी हम जैसे अभी 12-4 जो है वो अभी हम करने लगे हैं, तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन यही है कि एक कंपनी है वो अपनी पुरानी वाली मशीन को रिप्लेस करके और नई वाली मशीन लेना चाह रही है। तो ऑब्वियसली एक उसकी कैश आउटफ्लो लगेगी। वो जो कैश आउटफ्लो होगी, जैसे हम किसी भी कैश आउटफ्लो को ट्रीट करते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो को, तो यहाँ पे भी उसको आउटफ्लो को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, नेगेटिव फिगर असाइन की जाएगी और उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 लिया जाएगा और ईयर 0 लिया जाएगा। फिर ऑब्वियसली वो एसेट चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और हमें कैश फ्लोज आनी शुरू होंगी, और वो कैश फ्लोज क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, इस वजह से हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्यूचर कैश फ्लोज होती हैं वो हमने पहले भी बात की भी है कि वो रिलायबल वैल्यूज नहीं है। अगर पैसा अगर आज आपका लग रहा है और वो प्रेजेंट वैल्यू है तो उसका कंपैरिजन भी प्रेजेंट वैल्यू के साथ ही हो सकता है। तो हमें तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज का, फ्यूचर कैश इनफ्लोज की हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जस्ट लाइक एनी एनी एनपीवी क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि टोटल एनपीवी जो है वो हमारी कितनी बन रही है। अगर तो एनपीवी पॉजिटिव आ रही हुई, आसान तरीन अल्फाज में कहने का मकसद कि अगर मैं एक मशीन है जिसके ऊपर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मशीन मुझे अगले 10 सालों तक पैसे कमा के देगी, तो अगर मैं उन 10 सालों के पैसों की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और वो मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज़्यादा बन जाते हैं, तो फिर तो ठीक है, इस मशीन में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी बात भी है। लेकिन अगर मेरे लगाए हुए पैसे मुझे इस मशीन से नहीं मिल पाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स के क्वेश्चंस भी एनपीवी के क्वेश्चंस ही हुआ करते हैं, और जैसे एनपीवी को हम सॉल्व करते हैं वैसे ही ये भी सॉल्व होंगे। तो 12-4 देख लेते हैं। The Chang company is considering the purchase of a new machine to replace an obsolete one. The machine being used for the operation has a book value and a market value of 0. बहुत काम उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिया। However, the machine is in good working order and will last at least another 10 years. वैल्यू तो उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 10 साल तक जो है वो आपके काम आ सकती है। द proposed replacement machine, अब ये यहाँ पे कंपैरिजन आ गया कि the proposed replacement machine will perform the operations so much more efficiently that Chang's engineers estimate it will produce after tax cash flows, labor savings and depreciation of 9,000 per year. 9,000 की कैश में बचत होगी हमें इस मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से, जो नई मशीन जो है वो हम लाने के बारे में सोच रहे हैं। द न्यू मशीन विल कॉस्ट 40,000। अब ये कैश आउटफ्लो हो गया कि जेब से 40,000 रुपए निकलेंगे और 9,000 रुपए हर साल हमें बचत होती रहेगी इसकी वजह से। Will cost 40,000 delivered and installed and its economic life is estimated to be 10 years. यानी 9,000 रुपए हमें मिलेंगे और 10 सालों तक मिलते रहेंगे। इट हैज अ जीरो सैल्वेज वैल्यू, जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जब एसेट बिल्कुल वॉर्न आउट हो जाता है, बिल्कुल अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे पहुंच जाता है, तो फिर हम उसको बेच देते हैं और हमें थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो उससे रिकवर हो जाया करती है। तो सैल्वेज वैल्यू जो है वो उसकी 0 है, कोई अमाउंट हमें 10 सालों के बाद नहीं मिलेगी। बस यही 9,000 की बचत ही होगी, इसके अलावा और कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वैक जो है वो 10% है और मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो 35% है। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप चैंग को ये मशवरा देंगे दैट दे शुड बाय दिस न्यू मशीन, एक्सप्लेन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो कैश आउटफ्लो है
कैश आउटफ्लो जो है वो हमारे पास है, इनिशियल कैश आउटफ्लो वो है हमारे पास 40,000 और कैश इनफ्लोज जो हैं, कैश इनफ्लोज जो हैं वो हैं हमारे पास 9,000 पर ईयर। एन जो है वो है हमारे पास 10 इयर्स और हमारे पास वैक जो है वो है 10%। अब ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें 9,000 है और ये रिपीट भी हो रही हैं और नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि एनपीवी हमारे पास क्या होती है, पीवी ऑफ इनफ्लोज। अब पीवी ऑफ इनफ्लोज के लिए हम बहुत आसानी से एनओटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। एनओटी का फार्मूला यहाँ क्यों यूज हो सकता है? क्योंकि इनफ्लोज जो है वो उनकी वैल्यू कांस्टेंट है और वो रिपीट हो रही है। तो एनपीवी हमारे पास कितनी आ जाएगी? सॉरी, पहले तो हमें पीवी ऑफ इनफ्लोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ जी, और उसके लिए पीवी इज इक्वल टू R1 माइनस 1 प्लस I raised to the power minus n divided by I। अच्छा, तो पीवी हमारे पास आ गई 9,000